हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज हम इग्नो के कोर्स BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी की यूनिट 5 करेंगे। यूनिट 5 जो कि है यूथ कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, दैट इज़ यूथ कल्चर। पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे यूथ कल्चर क्या है। इसके बाद में सेकंड पार्ट इसका होगा फीचर्स ऑफ यूथ कल्चर। जो यूथ कल्चर होता है उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। कल्चर का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी प्रैक्टिसेस को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को जब हम एक जगह से दूसरी जगह में या एक टाइप के ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शेयर करते हैं तो उसे हम कल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। इट गिव्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। The youth can be said to have a culture of its own as it's marked by the distinctive ways of dressing using language। चलिए पहले यहाँ तक का ये कंसेप्ट समझाती हूँ। जैसे क्या होता है कि मानिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अलग अलग जगह के लोग हैं। कोई गुजरात से है, कोई असम से है, कोई केरला से है, तो सब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आपकी उनसे बातचीत होती है तो वो जो उनके अपने फेस्टिवल्स होते हैं या जो उनके घर में खाना बनता है, तो कई बार वो एज पड़ोसी होने के नाते आपके घर पे उस चीज़ को दे देते हैं। फिर आपको अगर वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप उनसे उनकी रेसिपी ले सकते हैं या वो चीज़ आपने सुनी होगी। तो जितना भी फूड में वेरिएशन आई है या आगे भी जो आ रही है वो किस वजह से आती है, इसी वजह से कि लोगों ने जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं, बिलोंगिंगनेस कि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो ड्रेसिंग है, खाना है या जो भी प्रेफरेंसेस होती है म्यूज़िक चॉइस में, डांस में, कल्चर प्रैक्टिसेस में, किसी भी तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। तो जब हम ये शेयरिंग करते हैं कि एक जगह पे हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं और दूसरी कम्युनिटी के या दूसरी कंट्री या दूसरी स्टेट के लोग इस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जो प्रैक्टिसेस है, वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, उनको क्या चीज़ करते हैं, शेयर करते हैं। अब यहाँ पे यूथ की बात करी गई है, तो जो यूथ है ना उनका अपना एक ड्रेसिंग सेंस होता है, अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना होता है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, थोड़ा कूल वाला एटीट्यूड होता है उनका। म्यूज़िक प्रेफरेंसेस उनकी अलग होती है, ओल्ड एज के कंपैरिजन में जो यूथ है उनकी म्यूज़िक प्रेफरेंस अलग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स होते हैं या फिर कुछ टिपिकल बिहेवियर होता है या लाइफ स्टाइल होती है उनकी अलग ही तरीके से वो चीज़ों में काफ़ी हद तक बिजी रहते हैं। The collective expression of the social experience of the youth characterize it as having a culture of its own। तो यूजुअली अगर हम यूथ की बात करें तो उनका अपना एक कल्चर होता है। वो किसी से ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ को लेके बैठ गए हैं। अगर उनको कोई चीज़ में इंजॉयमेंट लगता है तो वो उस चीज़ की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, यूथ कल्चर है। यहाँ पे जैसे कि अगर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जैसे कॉलेज कल्चर है, वो अलग तरीके से उनकी चीज़ों को एंजॉय करना होता है। मोटर बाइक गैंग बना लेते हैं, या फिर वर्किंग क्लास है तो ऐसा एक है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करें या कुछ और पार्ट टाइम जॉब करें। तो अपना एक सबका कल्चर होता है, स्पेशली यूथ की अगर हम बात करें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा थॉट्स उनमें आते जाते हैं। वहीं पर अगर आप अडल्ट की बात करें या फिर ओल्ड एज की बात करें तो वहां पे आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो लाइफ में ऑलमोस्ट चीजें ट्राई कर चुके होते हैं और उनको ना फिर एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और स्टेबिलिटी नई नई चीजों को ट्राई करने से कभी नहीं आती है, जो कि यूजुअली आपको यंगस्टर्स में देखने को मिलता है। एज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यूथ कल्चर। तो जो यूथ कल्चर है ना उसके डेवलपमेंट में एज काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। द यूथ मार्क्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड, एडोलसेंस टू अडल्टहुड। देखिए जो यूथ है ना इसकी जो ट्रांजिशन है वो कैसे है, चाइल्डहुड फिर अडोलसेंस से लेके अडल्टहुड तक। एज अ चिल्ड्रन and adolescents being a part of schooling process, they develop a shared meaning and experience. At this stage they are still dependent on their parents and significant other adult members, but the same time they are also expected and required to be independent like the adults। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ बता रखी है, जैसे जो हमारा स्कूल पार्ट होता है ना वो स्पेशली चिल्ड्रन और जो अडोलसेंस है ना वो स्कूल पार्ट से ज़्यादातर वेरिएशंस रहती हैं, ज़्यादातर वो स्कूल पार्ट्स में ही जुड़े हुए होते हैं। आपकी क्लास में बहुत वैरायटी के अलग अलग कल्चर के बच्चे आपको मिलेंगे, उनसे आपकी सबसे बातचीत होती थी जब आप स्कूल जाते थे। तो स्कूल में ना, स्कूल टाइम में एक तो ज़्यादातर लोग ना कास्ट वगैरह में ध्यान नहीं देते, क्योंकि
एक ही स्टार्टिंग से पढ़े हुए होते हैं और बच्चों में ज़्यादा इतनी मैच्योरिटी भी नहीं आती है जितना कि आप लाइफ के और स्टेजेस में, जैसे आप कंपनीज वगैरह में जाते हैं, एज अ एम्प्लॉय कहीं वर्क करते हैं, एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप कहीं पे वर्क करते हैं, तो तब आप जितना वेरिएशंस आती है ना, उतनी वेरिएशन स्कूल लाइफ में नहीं आती, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग सिमिलर होते हैं सेम यूनिफॉर्म में जाके और सेम क्लास में सेम सब्जेक्ट सेम टीचर से पढ़ना होता है, तो वहाँ पे इतनी वेरिएशंस नहीं दिखते। और स्पेशली जो स्कूल टाइम होता है उसमें हमारे ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि हम जो एज अ स्टूडेंट या एज अ स्कूल स्टूडेंट ना अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं बच्चे, या फिर जो घर के बड़े होते हैं उनके ऊपर, जो भी आपको खर्चा करना होता है, जो भी आपको एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं फ़ी वगैरह के अलावा, तो वो सब आपको अपने पेरेंट्स से लेना पड़ता है। तो आपके पास में कुछ अलग से एज सच पॉकेट में नहीं होता है, तो जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो फिर आपको कहीं पे भी जाना है, चाहिए तो स्कूल ट्रिप्स पे जाते हैं या फिर कहीं पे आउटिंग होती है, 4-5 डेज़ का टूर होता है, तो वो चीज़ के लिए आपको घर वालों से परमिशन चाहिए होती है। कई बार ऐसा भी होता है स्कूल के बाद बच्चे कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, तो अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सा ना थॉट आता है कि काश हम इंडिपेंडेंट होते, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ट्रस्ट मी, जब ये चीज़ निकल जाती है ना, तो हम इस चीज़ को भी बहुत मिस करते हैं कि जब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता ना, तब हम ये भी सोचते हैं कि काश कोई हमें भी गलत करने से रोके या टोके। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको समझा रखी है कि ये चीज़ का मतलब यही है कि आपके पास में ना, जब आप डिपेंड तो होते हैं लेकिन उस टाइम पे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि काश हम इंडिपेंडेंट होते, कुछ अपनी मर्ज़ी से हम लोग कर पाते। तो यही चीज़ें आपको यूथ कल्चर में डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट आता है फीचर्स ऑफ यूथ कल्चर। जो यूथ कल्चर है ना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो देखिए फर्स्ट फीचर आता है जनरेशनल कॉन्शियसनेस। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप ऑफ यूथ, लाइफस्टाइल विद क्लास, एथनिसिटी एंड जेंडर। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपके पास में काउंटर कल्चर। 4th पे लाइफस्टाइल, नंबर 5 पे इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमरिज्म, एंड नंबर 6 इज हेल्प इन इवॉल्विंग द डोमिनेंट कल्चर। तो ये आपके पास में 6 पार्ट में ये जो फीचर्स हैं यूथ कल्चर के, इसको डिफाइन किया गया है। वन बाय वन एक एक फीचर को समझते हैं। फर्स्ट आता है जनरेशनल कॉन्शियसनेस। अब इसमें क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप ना जो भी जहाँ पे भी आप ग्रो करते हैं, जो भी चीज़ जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो आप ना उस टाइम के एक आई विटनेस हो जाते हैं कि आपने वो चीज़ अपनी आंखों से देखी है, वहाँ पे जो भी अप्स एंड डाउन्स आए वो चीज़ आपने देखी हुई है। और अगर जो चीज़ आप बुक्स में पढ़ते हैं तो उसमें आपको इतना आइडिया नहीं होता कि ऐसा क्या होता होगा और क्या नहीं। मानिए कि जैसे आप डायनासोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके टाइम का जो एरा था, जो चीज़ वहाँ पे हो रही थी, तो वो चीज़ आपने सिर्फ पढ़ी है, आपने वो चीज़ समझी है, तो वो चीज़ आपने देखी नहीं है, फील नहीं करी है। समझ में आया इतना? तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है कि जो भी रैपिड इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, सोशल चेंजेस है ना, तो ये चीज़ आपने देखी है क्योंकि आप उस टाइम पे बॉर्न हुए हैं, उस टाइम पे आपने वो चीज़ देखी है। अब इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कल को जब आप बड़े होंगे, आपकी आगे की जनरेशन्स आएंगी, तो उनको आप ना ये बता सकते हैं कि हमने कोविड का ऐसा वाला टाइम देखा था कि जिस टाइम पे हम सब लोग घरों में बंद हो गए थे, इकोनॉमी सब कुछ रुक गई थी, लाइफ रुक गई थी, एकदम से सब लोग स्टक से हो गए थे। उस टाइम पे किसी को पैसे की नहीं पड़ी थी, सबको ये था कि बस लाइफ सेव हो जानी चाहिए। तो ऐसा वाला टाइम आपने देखा। तो ये चीज़ देखिए, ये जो वायरस ऐसे स्प्रेड हुआ है या ऐसे जो लॉकडाउन लगा था या जो कर्फ्यू लगा था, तो ये चीज़ पहले हुई थी, लेकिन ये बहुत बहुत सालों पहले हुई थी, जिस चीज़ के आप विटनेस नहीं थे या जो आपकी जनरेशन है वो विटनेस नहीं थी। आपके 4 फादर्स जनरेशन वो विटनेस हो सकते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं देखी थी। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी है। दीज लिबरलाइजेशन चिल्ड्रंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज बिफोर देम बिकॉज दे नॉट एक्सपीरियंस द आइडियोलॉजी ऑफ सेल्फ रेजिस्टेंस एंड पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ऑफ सोशलिज्म द वायलेंस ऑफ। अब जो आज के टाइम में बच्चे जिस तरीके की चीज़ें देखते हैं, जिस तरीके से चीज़ों को कैप्चर करते हैं, प्रॉब्लम से टैकल करें, या टेक्नोलॉजी को जैसे बढ़ते हुए देखा है ना, वो पहले के टाइम पे नहीं देखा था। और हो सकता है जो आगे वाली जनरेशन हो वो ये चीज़ ना देखे, कुछ नया देखे। तो ये जो एरा के साथ में चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, यही चीज़ें आपको जनरलाइजेशन या जनरेशन कॉन्शियसनेस में दिखा रखी है कि एक जनरेशन टू जनरेशन ना ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और उनमें जो जो चेंजेस आते हैं वो सब आप उस टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशनशिप ऑफ यूथ लाइफस्टाइल विद क्लास, एथनिसिटी एंड जेंडर। अब ये ना जो रिलेशनशिप है ना, यूथ की जो लाइफस्टाइल है, जैसे हम बहुत ही रफ एंड टफ रहते हैं, यूथ जो स्पेशली यंगस्टर्स जो होते हैं बहुत ही रफ एंड टफ रहते हैं, ज़्यादातर कास्ट वगैरह को मानते नहीं हैं। अगर उनके फ्रेंड से एक ग्रुप बना हुआ है तो वो सबको सेम तरीके से, इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करेगा। मतलब एक अलग तरीके का भाईचारा ना आपको यंगस्टर्स में देखने को मिलता है।
यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल जो दे रखा है एथनिक बेस्ड यूथ कल्चर का, जैसे कि हिप हॉप है, क्या है, एक पोइटिक म्यूजिकल मूवमेंट होता है अरेबियन। यहाँ पे आपको ना ऐसे बहुत सारी ऐसे अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं, जैसे हिप हॉप का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे मोटरसाइकिल गैंग का एग्जाम्पल दे रखा है कि ये एक पर्टिकुलर जो फॉर्म होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं, एक मस्क्यूलिनिटी की, मीन्स कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं सोसाइटी के, वही इस गैंग में आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ इसको डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ होती है क्लास, एथेनिसिटी और इसमें। इसके अलावा जितने भी जो रॉक एंड रोल जो बैंड मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ना ये इस पैराग्राफ में यूजुअली आपको यही चीज़ बता रखी है कि मस्कुलाइन और फीमाइल, मतलब कि जो मेल होते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें फिक्स्ड हो गई हैं कि वो चीज़ वही करते हैं, या वहाँ पे आपको वही यूजुअली देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ पे कोई महिला, फीमेल या गर्ल आपको देखने को मिलेगी तो वो एज अ पार्टिसिपेंट तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एज अ ऑडियंस या जो फैंस की क्लब होते हैं, इस तरीके से वो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट में बता रखा है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मोस्ट रॉक एंड रोल मेंबर्स इन 1950s। तो जो 1950s में जो रॉक एंड रोल बैंड था या मेंबर थे, तो उसमें मोस्टली बॉयज थे, बट गर्ल्स पार्टिसिपेंट इन दिस कल्चर बिकेम ईदर फैंस और रिकॉर्ड कलेक्टर्स एंड रीडर्स ऑफ द टीनेज हीरो मैगजीन्स एंड लव कॉमिक्स। तो ये यहाँ पे बता रखा है। लेकिन अभी के टाइम में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। अभी जो गर्ल्स की इंपॉर्टेंस है वो सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ रही है, और ये चीज़ आपने देखी भी होगी, इवन ऑब्जर्व भी करी होगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में काउंटर कल्चर। Often, youth culture is portrayed as a resistance against the hegemony dominant culture। तो जो यूथ कल्चर है ना उसको ऐसे पोर्ट्रेट किया। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर्स दिखाना। तो उसको इस तरीके से उसकी इमेज बनाई गई है कि जो डोमिनेंट कल्चर होता है। अब जो यूथ है ना, वो आपको पता है यूथ हमारी लाइफ की ना बहुत बड़ी डिमांड होती है। अब जिस तरीके से यूथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, या जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट वो लोगों के साथ करते हैं कि हमें उस चीज़ में आगे बढ़ना है या यूथ कल्चर को ऐसे बढ़ाना है, तो आपको पता है कि यूथ के सामने ना ज़्यादातर जो जितने भी होते हैं ना प्रोटेस्ट वगैरह, तो वो चीज़ें उनमें काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट होती है उनको उनकी बात सुननी पड़ती है और समझनी पड़ती है, क्योंकि एक तो यूथ की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लस वो एनर्जेटिक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो काउंटर कल्चर में यही चीज़ आती है। जैसे हिपीज काउंटर कल्चर इन 1960s इन अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एग्जाम्पल ऑफ द यूथ कल्चर। द हिपीज फेल्ट एनिएटेड फ्रॉम मिडल क्लास सोसाइटी विच दे सो डोमिनेटेड बाय द materialism and repressions. They were opposed to Vietnam War and they took part in the anti-war protests and marches. They developed their own lifestyle of which elements of dress and drug use stood out. तो यहाँ पे एक कम्युनिटी का बता रखा है कि इनको ऐसे ना वहाँ से अबॉलिश कर दिया गया था, एलियनेट कर दिया था, निष्कासित कर दिया गया था मिडिल क्लास सोसाइटी से। और उसके बाद में फिर इन्होंने अपना एक अलग से ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह करके इन्होंने अपना एक लाइफस्टाइल डेवलप करा। और उसके अलावा जो हिपीज मैन जो होते हैं या विमेंस होती हैं, वो इस तरीके से कैजुअल ड्रेसेस और बीट्स और सैंडल, ये उनका एक आउटफिट हो गया। जैसे ही ना बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं फॉरेस्ट साइड में, अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगी जिनका अपना कल्चर होता है, जिनकी अपनी कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, अपने अकॉर्डिंग वो पहनते हैं, खाते पीते हैं, बोलने का तरीका उनका अपने अकॉर्डिंग होता है। और जिस कम्युनिटी को ऐसे निष्कासित कर दिया गया था, तो इन्होंने ना वैल्यूज़ बताई थी, नॉन वायलेंस को इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लव को की साइड में थे कि इनके अकॉर्डिंग मेक लव नॉट वॉर। तो वॉर से दूर रहो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार स्प्रेड कर सकते हो, ये चीज़ होनी चाहिए। नॉन वायलेंस मतलब कि अहिंसा के पुजारी टाइप्स। तो ये चीज़ें इन्होंने काफ़ी हद तक प्रमोट करी थी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में फोर्थ पॉइंट पे आता है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में क्या चीज़ है, जैसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंजप्शंस के, लाइक डेनिम जीन्स हो गई, लेदर जैकेट्स हो गई, जो एक हर एक का ना, जैसे कि आप किसी रॉक स्टार को देखेंगे तो आपको पता है उनका एक अलग तरीके का ड्रेस कोड होता है। आप किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं तो एक अलग से ड्रेस कोड हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने कभी देखा है ना, तो वहाँ पे देखिए जो पोपट लाल है वो एक जर्नलिस्ट है, उनके एक अलग ड्रेस कोड है। जो अय्यर हैं वो एक साइंटिस्ट, उनका एक अलग से ड्रेसिंग सेंस है। तो हर एक कम्युनिटी में ना, जैसे वो एक अलग से कल्चरल एग्जाम्पल देता है कि हर एक ना अपनी कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक अपना ड्रेस कोड होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है। जो मोटर बाइकर्स होते हैं ना, जो ये स्टंट्स वगैरह करते हैं या बाइक पे कहीं पे लंबे टूर के लिए जाते हैं, स्टंट मैन टाइप्स में होते हैं, तो इनका एक अपना अलग से लुक होता है। जैसे डेनिम पहन ली, जीन्स पहन ली और उसके अलावा लेदर जैकेट, तो ये इनका एक सब कल्चर हो गया। दीज एलिमेंट एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ मीनिंग एंड वैल्यूज ऑफ द पर्टिकुलर यूथ कल्चर। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मोटर बाइक रिप्रेजेंट्स मेल सेंटर्ड एक्सपेरिमेंटल सेंसिबिलिटी सच एज क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, रेकलनेस, आउटलो विच आर सॉट आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ मोटर बाइक गैंग्स। तो बेसिक
बेसिकली जो ये मोटर बाइक रिप्रेजेंट्स क्या करते हैं कि एक मेल सेंटर्ड एक्सपेरिमेंटल सेंसिबिलिटीज़ को, कि जैसे उनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है, कहीं पे भी चले जाना, मतलब अपनी मर्जी के मालिक होना, जो कि आजकल हर एक यूथ की, हर एक यंगस्टर की डिमांड होती है। यंगस्टर्स में इसलिए क्योंकि उनको पता है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी कि वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद में ना ये सब चीज़ों की डिमांड अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जो सिचुएशन होती है ना उस अकॉर्डिंग रहना सीख लेते हैं, और फिर ना कुछ खास आपकी चॉइसेस नहीं रह जाती। फिर ये होता है कि ठीक है, जो चीज़ मिल गई आराम से, ठीक है, रिलैक्स होकर आप वो चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा मोटर बाइक जो स्ट्रेंथ है, रफनेस का एक एग्जाम्पल होती है, एक्सेलेरेशन और एग्रेसिव थंपिंग होता है टू एग्जॉस्ट मैचेस एंड सिंबलाइजेस। तो ये आपने सब चीज़ें देखी होंगी कि किस तरीके से जो मोटर बाइक गैंग्स होती है ना उनमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक रफ जो होती है कैमराडर होती है। कैमराडर का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड थ्रस्ट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर शेयर एन एक्सपीरियंस। जो सेम ग्रुप के लोग होते हैं ना उनमें एक अलग से थ्रस्ट होती है, भूख होती है, प्यास होती है अलग टाइप की दोस्ती की। तो ये गैंग मेंबर्स में आपको एक यूनिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बता रखा है इसमें इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमरिज्म। जो इम्पैक्ट है ना मास मीडिया टेक्नोलॉजी और कंज्यूमरिज्म का, तो वो चीज़ क्या है? इसमें आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मीडिया, म्यूजिक या फिर फैशन। तो जो कम्युनिटीज़ होती है ना विच आर कट ऑफ और काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज विच कैन डिसेमिनेट आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन वाइडली हैव लेस डाइवर्स यूथ कल्चर। अब जैसे जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस टेक्नोलॉजी के साथ आपका बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस टेक्नोलॉजी के टच में नहीं रहेंगे, उससे कट होके रहेंगे, उससे दूर रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे, तो ये जो चीज़ें बढ़ रही है ना, डाइवर्स कल्चर हो रहा है, जो कल्चर में डाइवर्सिटी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, आप इनसे दूर हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। इवन आपने देखा होगा कि जो फैशन सेंस होती है ना वो हमेशा सिमिलर नहीं होती, कुछ भी नया ट्रेंड में चल जाता है ना वही चीज़ें हो जाती है। इवन अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियोज़ देखते हैं जिसमें डांस और एक्टिंग वगैरह जो करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो वो भी ना पुराने सॉन्ग्स की कुछ लाइन्स को पिक करके वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ ट्रेंड में चलाने की बात होती है, जो चीज़ ट्रेंड में चल जाती है ना उसी की फिर ज़्यादा डिमांड होने लग जाती है। इसके अलावा कम्युनिटीज़ विच आर कट ऑफ काइंड्स हो, तो यही चीज़ है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से पीछे रहेंगे तो ऑब्वियसली जो आइडियाज़ है, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, वो सबसे भी आप बहुत पीछे हो जाते हैं। इसके अलावा जो डिफ्यूजन ऑफ कल्चर इमेजेस होते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, फैशन, लैंग्वेज, कल्चर प्रैक्टिसेस थ्रू टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू द यूथ कल्चर बिकमिंग मोर हेट्रोजीनियस एंड लेस स्टैटिक वर्ल्ड ओवर। देयर आर एक्सचेंज अमंग डिफरेंट स्टाइल्स, बहुत सारे जो स्टाइल्स हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस है, अब टेक्नोलॉजी है, नेट, तो इसकी वजह से आप इन चीज़ों को कर पाते हैं। और जो यंग पीपल्स होते हैं ना उनका ऐसा कोई स्टाइल आइकन नहीं होता है जितना आपको यूथ में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इन्फ्लुएंस भी करती हैं, एक अलग से एक स्टाइल क्रिएट कर देती हैं, और इसके अलावा एक अलग टाइप की ना लाइफ स्टाइल आपको मिल जाती है, तो कुछ नया भी आपको ट्राई करने को मिल जाता है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में आता है हेल्प इन इवॉल्विंग द डोमिनेंट कल्चर। ये पॉइंट में देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि जो भी हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, अब उसको क्या होता है कि आपने कोई काम छोटे पे स्टार्ट किया तो धीरे धीरे ना उस काम को एक अलग तरीके की आइडेंटिटी मिल जाती है, तो लोग उसको पसंद करना स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज़ ना काफ़ी हद तक स्प्रेड होती है, और स्प्रेड होती है तो उसके बाद में सब लोग ही ना ट्राई करते हैं कि हम भी कुछ ऐसा नया ट्राई करें। जैसे कि जो सोशल मीडिया उसकी पावर का आपको आइडिया ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसमें। आप कोई नई चीज़ करके डाल रहे हैं, अगर वो सबको पसंद आ रही है तो ना फिर लोग उस चीज़ को कॉपी करने लग जाते हैं। मानिए आपके कोई फेमस सेलिब्रिटी है, कोई आपका फेवरेट स्टार है, तो उसका जो भी ड्रेसिंग सेंस है, हेयर कट है, या जो भी स्टाइल है, बोलने का तरीका है, किसी मूवी में किसी सीन में चलने का स्टाइल आपको पसंद आ गया, तो उस चीज़ को ना आप भी ऑटोमेटिकली कॉपी करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी है। और जो आज का जो सब कल्चर है, जैसे कि साइबर पंक्स हो गए, रेवर्स हो गए, मॉडर्न प्रिमिटिव्स हो गए, या जिपीज हो गए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रॉवर्स का मतलब क्या होता है? जो यूजुअली जैसे जो यंग पीपल्स होते हैं ना कि वे अपनी सोशल लाइफ में बिजी होते हैं और गोस्ट अ लॉट ऑफ पार्टीज, और नाइट क्लब हो गया, पार्टीज में जाना, ये सब चीज़ें यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यही चीज़ों की प्रैक्टिस, जो ये सब कल्चर है ना, धीरे धीरे काफ़ी हद तक डेवलप होने लग गया है। लोगों ने चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, घूमने फिरने लग जाते हैं, नाइट पार्टीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर ये चीज़ स्टार्ट ही नहीं होती तो जो नाइट क्लब्स है उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, उनकी इंपॉर्टेंस तभी तो हुई ना। प्लस ये इंपॉर्टेंस बढ़ी कैसे? जैसे कि जो बाहर की कंट्रीज़ है जहाँ पे टाइम हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, उनका टाइम हमसे अलग चलता है, या वहाँ की जो सोसाइटीज़ है वहाँ का जो कल्चर प्रैक्टिस होता है वो थोड़ा अलग होता है। जब वहाँ के लोग यहाँ पे आए, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, हम यहाँ से वहाँ चले गए, तो हो सकता है हमारी कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने अपनी कंट्री में उसको स्टार्ट किया, हमें उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो हमने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न प्रिमिटिविटी होती है या जो अर्बन प्रिमिटिविटी होती है, उसके अंदर क्या मतलब होता है
कि जो यूथ है या जो बच्चे हैं या जो आज का जो टाइम है ना, उसमें लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी बॉडी मॉडिफिकेशन करना, अपने रिचुअल्स प्रैक्टिसेस को बहुत अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करना और इंस्पिरेशन लेना, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ों को सेलिब्रेट करना। आप जैसे भी टीवी में सेलिब्रिटीज़ को सेलिब्रेशन करते हुए देखते हैं, तो वही सेम चीज़ें आप भी अपने कल्चर में देखने लग जाते हैं कि हम भी इसी तरीके की प्रैक्टिस करें, इसी तरीके का रिहर्सल हो। पहले जो शादियाँ होती थी वो बहुत नॉर्मल तरीके से हो जाती थी, ऐसा नहीं है धूमधाम नहीं होती थी, वहाँ पे भी होता था, लेकिन आज की डेट में ना बहुत अलग अलग तरीके से थीम डिसाइड करते हैं लोग, और थीम के बाद में फिर अलग अलग तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेशन के बाद में उसको पोस्ट भी किया जाता है। पहले इतना सब कुछ नहीं होता था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जो चीज़ें आप कहीं और देखते हैं वो आपको पसंद आती है, तो यही सेम चीज़ें आप अपने भी स्टाइल में लेकर आने लग जाते हैं। तो यही सब कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसके बाद में इस बुक की लास्ट यूनिट रहती है आपकी यूनिट 6, जो मेरे को करवानी है, और अब मैंने आपको ना ये सारी यूनिट्स के कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगी, जो करवा दिए हैं मैंने वो भी, और जो नहीं करवाए हैं वो भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, उनको प्लीज़ प्रिपेयर करके जाइएगा। मैं ये बात की श्योरिटी बिल्कुल नहीं दे रही हूँ कि एग्जाम उन्हीं में से आएगा या वही आएगा, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया है। मैं सिर्फ एक छोटी सी हेल्प करने का ट्राई कर रही हूँ कि मानिए, क्योंकि ना मैंने मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें इन यूनिट्स को कवर करी हैं, इन टॉपिक्स को, इन कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। एटलीस्ट आप उनको कनेक्ट करके भी तभी लिख पाएंगे जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। नाउ यूनिट 6 हम स्टार्ट करते हैं, जेंडर, यूथ, आइडेंटिटी एंड सेक्सुअलिटी। अब यहाँ पे देखिए, जेंडर क्या है, एक सेंट्रल, जेंडर इज सेंट्रल टू आर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग, आर ड्रीम्स, एस्पिरेशंस एंड आर क्वालिटी ऑफ आर लाइफ। तो जेंडर जो होता है ना, वो बेसिकली सेक्स नहीं होता है। सेक्सुअलिटी क्या होता है, जो आपको बाय बर्थ आप मैन है या विमेन है, लेकिन जेंडर क्या होता है, जो भी आपका सेंट्रल एक्सपीरियंस होता है रहने का, आपके सपने क्या हैं, किस तरीके की क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो जेंडर इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पर्सनल एंड सोशल पावर एंड नॉट जस्ट बीइंग बॉर्न अ मैन और विमेन। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि आप बाय बर्थ या बाय सेक्स आप विमेन या मैन है, तो सिर्फ यही चीज़ जेंडर को डिफाइन नहीं करता। जेंडर का मतलब ये भी होता है कि आपका जो पर्सनल और सोशल पर्सनिफिकेशन है वो चीज़ क्या है। सोशलाइजेशन प्रोसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन व्हाट वी कैन डू और व्हाट एंड कैन नॉट डू इन आवर लाइफ्स बाय इन्फ्लुएंसिंग आवर परसेप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अस। हाउएवर विद चेंजिंग टाइम जेंडर रोल्स आर चेंजिंग। तो जो भी चीज़ आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप सोसाइटी में रहते हैं, ये सब चीज़ें आपके जेंडर में आती हैं। और जो जेंडर है ना, इसमें इसका जो रोल है ना, लाइफ टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले जो चीज़ें एक ना फिक्स जेंडर के लिए फिक्स हो गई थी कि जैसे मेल है वो बाहर जाके अर्न करेंगे, जो फीमेल है वो घर पे बच्चों को संभालेंगी, इतना ही करेंगे। लेकिन आज की डेट में आपने देखा है कई जगह पे जो हस्बैंड वाइफ्स होते हैं वो दोनों ही अर्निंग होते हैं और काफ़ी अच्छी उनकी लाइफ चल रही होती है। बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे पहले फीमेल्स को नहीं इंक्लूड किया जाता था, आज की डेट में आपको वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा। उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वर्क प्लेस पे भी, हर तरीके से, हर एक सेक्टर में, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में आपको फीमेल्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पहले आपको आइडिया भी नहीं था, कि कभी लगता भी नहीं था कि हाँ ऐसी कभी चीज़ हो पाएंगी। तो यही सब चीज़ें हैं कि जेंडर रोल जो है ना वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। प्लस जो सेक्सुअलिटी और जेंडर है ना, वो दोनों चीज़ें आपस में रिलेट तो करते हैं, लेकिन फिर भी एक ही थोड़ा डिफरेंट आइडियाज़ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, जेंडर और आइडेंटिटी। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रखा है, यू बिलोंग टू इंडिया, यू आर इंडियन, यू बिलोंग टू पंजाबी। जैसे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपकी लैंग्वेज, आपका कल्चर, वो चीज़ भी आपको डिफाइन करता है। तो वो आपको क्या देता है, वो एक आइडेंटिटी देता है कि आप कैसी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप शायर हैं तो आप शायरी बोलते हैं, आप पोएट हैं तो आप पोएम्स लिखते हैं, सिंगर है तो आप गाना गा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपको आइडेंटिटी दे रहे हैं। आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं, बाय प्रोफेशन आप जर्नलिस्ट हैं, क्या चीज़ आप करते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो ये आपकी एक आइडेंटिटी का एक पार्ट होती है। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप एक स्टूडेंट होते हैं पर्टिकुलर क्लास में, और कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, तो ये चीज़ आपकी एक आइडेंटिटी है, एक जो सेंट्रल आइडेंटिटी होती है कि हाँ आप ये चीज़ करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा है, जो हमारे पास ना 3 ओवरलैपिंग टर्म्स होती है। अगर आइडेंटिटी को और ज़्यादा अच्छे से तरीके से हम समझे तो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, तो एक होती है पर्सनैलिटी, एंड सेकेंड वन इज सेल्फ, और थर्ड वन इज आइडेंटिटी। तो ये 3 टर्म्स आपके पास में आती हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ, पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी, या फिर जेंडर और आइडेंटिटी को डिफाइन करना हो। तो देखिए आपके पास में 3 पार्ट्स में ये आंसर डिवाइड होगा। एक होगा पर्सनैलिटी, एक होता है सेल्फ, और एक होता है आइडेंटिटी। तो वन बाय वन एक एक समझेंगे।
पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि आप क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको और लोगों से अलग बनाती है, और लोगों से अलग आपको एक पहचान दिलाती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस, और जो हमारी बेसिक अप्रोचेस होती हैं लोगों की साइड, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं, बहुत कम बोलने वाले हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना पसंद करते हैं, आपकी क्या क्या कैपेसिटी है, किसी चीज़ को कितना अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना काम आप एक बार में कर पाते हैं, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, और प्लस जो पर्सनैलिटी होती है ना वो मोर और लेस कॉन्स्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। सेल्फ की अगर हम बात करें तो सेल्फ क्या होता है, व्हेन वी ओवर सेल्फ रिकॉग्नाइज हु वी आर एंड आर्टिकुलेट इट, वी डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एज वी ग्रो एंड बिकम सेल्फ अवेयर। हम कौन हैं, किस लिए हैं, क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सेल्फ के बारे में होती है कि जब आप अपने बारे में, अपनी स्किल्स को एनहेंस करते हैं, अपने बारे में और चीज़ों को बूस्ट करते हैं। वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ वर्थ एंड डेवलप आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कुछ नया ट्राई करते हैं। नया ट्राई मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस कम बढ़ता है जब आप सोसाइटी में कॉप अप कर पाते हैं, उस अकॉर्डिंग चल पाते हैं, आपकी अच्छी जॉब है, सैलरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, हर तरीके से जब आप बीट करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आप ना जब कुछ नए कपड़े पहनते हैं, कहीं किसी पार्टी में आपको जाना होता है, किसी फंक्शन में आपको जाना होता है, तो एक अलग ही तरीके का ना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है। दो वो चीज़ किसी को पता नहीं है कि आपने नए कपड़े पहने हैं या आप दोबारा से वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन आपके अंदर ना एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम कहीं पे बन के बहुत सुंदर सा अच्छे से टिप टॉप बन के जा रहे हैं, तो आप में एक अलग ही लेवल का ना कॉन्फिडेंस होता है। वहीं पे आपका रिजल्ट आया है, एग्जाम में आपके बहुत अच्छे स्कोरिंग हुई है, तो आप कहीं से भी पब्लिक व्हीकल से आ रहे हैं, मेट्रो से, बस से, कहीं से भी, तो आप में ना एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, एक अलग तरीके की चौड़ होती है कि हाँ हमारे इतने मार्क्स आए, और सबको नहीं पता होता, और ना आपके माथे पे ये चीज़ लिखी हुई है कि हाँ आपका रिजल्ट आया या आपने कुछ अचीव किया है, लेकिन एक ना आपके अंदर खुद से ये चीज़ डेवलप होती है। तो जब सब चीज़ें हमारी पॉजिटिव रहती हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग चीज़ों को ग्रो कर पाते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं ना, तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। तो यही चीज़ें आपकी सेल्फ में आती हैं। इसके अलावा हम अपने जो रेगुलेट कर पाते हैं, जो हमारा इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है, थॉट्स को एक्सप्रेस करना होता है, इसको हम रेगुलेट कर पाते हैं। किसी और की वजह से हमें गुस्सा नहीं आता, हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कब हमें हंसना है, कब हमें रोना है, कब गुस्सा होना है, कोई और आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, एक मोस्ट आउटवर्ड फॉर्म है आर्टिकुलेशन की, वेयर आवर सेल्फ गेट्स आइडेंटिफाइड विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैज मोस्ट इम्पैक्ट ऑन इंटरपर्सनल एंड सोशल बिहेवियर्स। वी गेट आइडेंटिटी एज अ हिंदू और अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये तो मेजर आइडेंटिटीज होती हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, किस तरीके से आपको डिफाइन किया जाता है। अब ये ना ड्रेसिंग से भी हो सकती है, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आप कहाँ पे जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या फिर आपका नाम क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है, किस लहजे में आप बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें इससे डिफाइन हो जाती हैं। वी मे से आई एम बॉर्न इन ट्रेडिशनल फैमिली बट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द मॉडर्न वैल्यूज एंड सो आई एम मॉडर्निस्ट। अब यहाँ पे क्या चीज़ आपको बता रही है, ये ना आपने बहुत सारी चीज़ें ये लाइव देखी होंगी। जैसे ना यूजुअली जो प्रैक्टिसेस होती हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, जैसे कि जो कुछ रिलीजन्स होते हैं, जो लाइक कि जो मुस्लिम्स होते हैं या फिर जो जैनिज़्म होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें बहुत ना बॉडी को कवर करके चीज़ों को माना जाता है कि बॉडी की जो कवर रखो, और इस तरीके की प्रैक्टिसेस करी जाती है। लेकिन आप आज की डेट में इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखिए कि ना यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं उनकी एक अलग टाइप से रिस्पेक्ट होती है, लेकिन वो सिर्फ तब तक होती है जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करवाते हो। जैसे कि अभी आप इंस्टाग्राम पे या सोशल साइट्स पे देखेंगे ना, तो एक ना अलग तरीके की न्यूडनेस आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे जो मुस्लिम गर्ल्स में भी आप देखिए कि जहाँ पे कुछ तो ऐसे होते हैं जो बुर्का पहनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट न्यूड होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं। आई होप आप मेरे पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। मतलब मैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सब इतने मैच्योर हैं कि ये चीज़ें आप समझ पाएँ, तो यही यहाँ पे आपको समझा रखा है।
कि आप कहीं से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन उसके बाद में आपका जो कल्चर प्रैक्टिस है, आपका रहने तरीका, खाने पीने का तरीका, या जो आपका कपड़े पहनने का तरीका है, वो बहुत अलग हो जाता है। तो उसी की वजह से आपको ज़रूरी नहीं है इन 4 कैटेगरीज में से ही डिफाइन किया जाए, आप फिर किसी और तरीके से भी आपको देखा जा सकता है। अब ना हमारी आइज़ में ना एक इमेज होती है। अगर हम हिंदूज़ में देखें तो एक अलग तरीके का ड्रेसिंग होता है, तो हम सोचते हैं कि यही हिंदू होंगे। अगर हम क्रिश्चियंस में देखें तो हमें लगता है कि अलग तरीके का ड्रेसिंग होता है, तो वही क्रिश्चियन है। अगर मुस्लिम्स में देखें तो एक अलग तरीके का ड्रेसिंग सेंस होता है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है। लेकिन जब हम उस इमेज के अलावा किसी को और किसी गेटअप में देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो ये उस वहाँ से ये बिलोंग नहीं कर सकता। सपोज कहीं एक कम्युनिटी जहाँ पे ना ऑलमोस्ट जो मेल फीमेल होते हैं ना, वो पूरे बॉडी कवर कपड़े पहनते हैं और बहुत ही ना हैवी सा वेट वाली चीज़ें पहनते हैं, और वहीं पे अगर कोई ना नॉर्मल कपड़े शॉर्ट ड्रेसेस में आ जाए तो आप नहीं सोचेंगे ना कि वो भी सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये क्या पता वो कहीं और से बिलोंग करे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी है। इसके अलावा जैसे कि सपोज आप एज अ गर्ल या एज अ बॉय आप अपनी फैमिली में बॉर्न हुए हैं, लेकिन आप दोनों की वजह से अलग अलग तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं। आप एज अ गर्ल बॉर्न हुए, लेकिन आपको लगता है कि आप इस घर का बेटा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक फीलिंग आ जाती है कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसी बनाना चाहते हैं। एक रफ एंड टफ बनाना चाहते हैं, एक स्मूथ सी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके की आप आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। दस आर आइडेंटिटीज वॉट वी फुली एक्सेप्ट एंड ओन। तो आइडेंटिटी बेसिकली क्या है, वो लोगों की जजमेंट नहीं है। आइडेंटिटी वो होती है कि आप कैसे खुद को दिखाना चाहते हैं, कैसे खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, और आप एक्चुअल में क्या हैं। और आइडेंटिटी एज अ विमेन और अ मैन और अ ट्रांसजेंडर, तो ऐसे हो सकती है एज अ मैन, विमेन और ट्रांसजेंडर। और इसके अलावा जो हमारी आइडेंटिटी है, हम उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग, और जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिसेस में लाते हैं उस अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या आपको दे रखा है नेक्स्ट, वी हैव आर रीजनल, लिंग्विस्टिक, कम्युनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटीज़। हमारे पास अपना रीजन बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, नेशनल बेसिस पे इंडियन है, जापानीज़ है, असमीज़ है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम के साथ में हमारे अंदर क्या चीज़ होती है, डेवलपिंग होती है, थॉट्स की, इमोशंस की, एक्शंस की, बिहेवियर की। आप चीज़ों को अलग तरीके से समझने लग जाते हैं, थॉट्स आपके चेंज होने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपने देखा होगा। पहले के टाइम के कंपैरिजन में आज के टाइम में ना ज़्यादा मॉडर्निज्म हो गया है। लोग बहुत ही ईजिली कुछ भी बोल देते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आज की सोसाइटी में आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, और सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया जहाँ पे आइडियाज़ है, सोसाइटीज़ उसको क्रिएट कर रही है, अंडरस्टैंड, रेगुलेट करना बिहेवियर को, या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग या खुद के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाना। तो ये चीज़ किस में आती है, जेंडर में आती है। जो कि आपको जैसे 150 ईयर्स बैक इन इंडिया, यहाँ पे आपको बता रखा है, इंडियन गॉट मैरिड एज अ स्मॉल चिल्ड्रन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स वर सो स्ट्रॉन्ग एंड रिजेक्ट दैट चेंजेस इन अडोलसेंस इवन एज दे हैपेंड वर नेवर स्टडी सेपरेटली। पहले जो टाइम था ना, उसमें जो रूल्स होते थे और जो स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स होते थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिक्ट होते थे। मतलब कि इंसानों की जान चली जाएगी, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज नहीं किया जाएगा। इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती, अगर गर्ल्स है तो वो बाहर नहीं जा सकती, और अदर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकती। तो मतलब रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए, चाहे इंसान मर जाए उसकी वजह से। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में बहुत स्मूथनेस आ गई है, लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। शादी करने से पहले भी वो नहीं देखते कि ना तो आज की डेट में एज मैटर करती है, ना रिलीजन मैटर करता है। बहुत सी जगह पे नहीं करता है। हाँ, कुछ कुछ परसेंट 30-40% एरियाज में ऐसा भी होता है जहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा कि वो अभी भी उन चीज़ों से लेके अड़े हुए हैं। लेकिन अब के टाइम में ये होता है कि मेन चीज़ जो होती है ना, वो हैप्पीनेस देखी जाती है। लोग सिर्फ खुश होना चाहते हैं। आज का टाइम जो है ना, उसमें सिर्फ लोग खुश होना चाहते हैं। उनको जो पहनना है, जो चीज़ उनको करके अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, तो वो चीज़ करते हैं, बिना ये सोचे कि सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी। तो ये पहले के टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी। प्लस जो भी सोशल स्ट्रक्चर है, या फिर जो अडोलसेंस टाइम पीरियड होता है, प्यूबर्टी होता है, जिसमें गर्ल्स की बॉडी में अलग से चेंजेस आते हैं, बॉयज़ की बॉडी में अलग से चेंजेस आते हैं, तो पहले ना इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं किया जाता था। बहुत छोटी सी एज में बच्चों की शादी हो जाती थी, तो चीज़ों को इतना डिस्कस नहीं किया जाता था। आज की डेट में हर चीज़ आपको उनको देखने को मिलेगी कि हर चीज़ को ना बहुत सोशल रियलिटी जो है ना, वो यही है कि हम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर पाते हैं, समझा पाते हैं। इवन
और मुझे भी ये चीज़ समझाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इवन आप लोगों को भी सुनने में ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कुछ नया मैंने बोला है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन सी है, जैसे कि देखिए जो फीमेल्स होती हैं उनमें पीरियड्स बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। तो आजकल उसकी आपको टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेंगी। जो भी अगर किसी मेल की बॉडी में कोई दिक्कतें होती हैं या फीमेल की बॉडी में कुछ दिक्कत होती है मेडिकल ट्रीटमेंट के बेसिस पे, या जो भी चेंजेस होते हैं हार्मोनल चेंजेस, ये सबसे रिलेटेड आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। इवन टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेंगी। लोग इस पर काफ़ी हद तक खुलकर बातें करने लगे हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने लगे। तो ये क्या है, एक नई सोशल रियलिटी है जिसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर पाते हैं, रियलिटी को फेस कर पाते हैं कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, इसको समझना चाहिए, इस तरीके से इसको कॉप अप करना चाहिए। Therefore, in order to understand gender as a identity, we distinguish between our biological given sex and gender as a social construction. अगर आइडेंटिटी की बात करें तो दो तरीके से होता है, एक होता है जो आपका बायोलॉजिकल सेक्स है और एक जेंडर जो कि आपका सोशल कंस्ट्रक्शन है। तो दोनों ही तरीके से आइडेंटिटी को डिफाइन किया जाता है। If we are born with a penis and testicles, then we assigned as a biological sex man boy. If we are born with a vagina and a womb, we are assigned as a sex of girl or women. However, it is a social construction of gender that defines, describe, makes and understand and regulate our interpersonal and social performance as a boy or girl. देखिए जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है ना, उसमें फिजिक की बात करी जाती है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे हैं, आपकी फिजिक कैसी है, तो आप उससे गर्ल और बॉय और ट्रांसजेंडर में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आपका काम क्या है, आप किस तरीके से सोसाइटी में रहते हैं, किस तरीके से आप अपनी फैमिली को संभालते हैं, तो जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये सोशल परफॉर्मेंस जो होती है ये आती है आपकी जेंडर में। तो आई होप आपको जेंडर और आइडेंटिटी दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें इस आंसर को ना आगे 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट दे रखा है जेंडर सोशलाइजेशन एंड जेंडर रोल्स, नेक्स्ट आपको दे रखा है चेंजिंग जेंडर रोल्स, एंड थर्ड वन आपको दे रखा है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड सोशल चेंजेस। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आपका आंसर आ जाए तो आप लिख पाएँ। फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है जेंडर सोशलाइजेशन एंड जेंडर रोल्स। तो यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप ड्यूरिंग विच वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फैमिली एंड लार्ज कम्युनिटी एंड सोसाइटी अराउंड अस व्हाट वी इज मीन टू बी अ वुमेन और अ मैन इज कॉल्ड जेंडर सोशलाइजेशन। तो ये चीज़ ना आपको सिखा दी जाती है स्टार्टिंग से कि आप अगर एज अ फीमेल है ना तो आपको क्या काम करना है, आप मेल है तो आपको क्या काम करना है। जो इवन जो बच्चे होते हैं ना उनके टॉयज भी इसी अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। कलर, इवन कलर में सबसे ज़्यादा पिंक और ब्लू कलर है ना, ये इसका इसी तरीके से आपको डिवाइड दिखेगा। ब्लू है तो मतलब बॉय, अगर पिंक है तो गर्ल। अब देखेंगे कि दिल्ली में या कहीं पे भी किसी भी एरिया में ना अगर कोई ऑटो या फिर बस जो फीमेल्स के लिए चले तो उसको पिंक कलर से ही कलर किया जाता है। और अगर जो इवन मेट्रो में लेडीज कोच है ना उसको भी पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया। मतलब आजकल ना कलर को भी फिक्स कर दिया। ये कंट्रोवर्सी है, एक तरीके से कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन फिक्स कर दिया कि पिंक कलर मतलब फीमेल और अगर ब्लू कलर मतलब कि बॉय। जहाँ पे जैसे जो बच्चे होते हैं उस टाइम पे पिंक और ब्लू दो कलर की चॉइसेस होती है। पिंक हुआ तो फीमेल और बॉय हुआ तो बॉय चाइल्ड। तो ये चीज़ होता है, ब्लू हुआ तो ये चीज़ें ना यहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो यही चीज़ें हमको स्टार्टिंग से समझा दी जाती है कि आप जिस सोसाइटी में, कम्युनिटी में ना, तो आपके रोल्स आपको समझा दिए जाएंगे। एज अ गर्ल आपका क्या रोल है, एज अ बॉय आपका क्या रोल है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है फॉर एग्जाम्पल अभी तो जो चीज़ें ना काफ़ी हद तक चेंज हो रही हैं, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते हैं। तो यही आपको समझा रखा है कि एज अ वुमेन इन इंडिया डिड नॉट गो आउट फॉर वर्क बिकॉज द सोसाइटी फेल दैट वुमेन शुड नॉट गो आउट फॉर वर्क एंड दैट इज मेंस रोल। तो मतलब कि ये क्या है, ये काम डिसाइड कर दिया है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स को नहीं जाना, स्पेशली विलेजेस एरिया में, कि एक आदमी है वही जाके कमा के लेके आए। घर, औरत का काम है घर संभालना। इवन ये आपको अपनी फैमिलीज में भी देखने को मिलेगा कि एक जो फीमेल होती है ना, गर्ल चाइल्ड है या आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, तो उनको यही चीज़ समझाई जाती है कि वो जितना मर्जी पढ़ लिख ले, जो मर्जी वो कर ले, लेकिन उनको लास्ट में पकानी रोटियां ही हैं, तो वो चीज़ वो नहीं करे। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक गलत देखने को मिलता है। ये चीज़ें आती है जेंडर सोशलाइजेशन में और जेंडर रोल्स में। सोशलाइजेशन का मतलब ये जो क्रिएट कर दिया गया कि हाँ ये चीज़ इसके लिए फिक्स है, ये काम इनको करना है। ये अगर किचन में जाके रोटी बनानी है तो वो फीमेल बनाएगी, मेल को वहाँ पे नहीं जाना, मेल का काम है वो बाहर से पैसे कमा के लाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, दिल पे मत लीजिएगा, बहुत सी जगह पे आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोगों में चेंजेस आए हैं, लेकिन ये मैं एक मेंटेलिटी बता रही हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है जैसे कि सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ होती हैं, सोशलाइज इनटू जेंडर परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक रोल्स को असाइन कर दिया जाता है फॉर अ मैन और वुमेन्स। और जो सम सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे बॉयज़ को काफ़ी बोल्ड और इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। वो रो नहीं सकते, वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वहीं जो गर्ल होती है वो बोल्ड नहीं हो सकती, वो बहुत ही
सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं, वो कभी भी रो सकती हैं। स्पेशली कई बार आपने केसेस में सुना भी होगा कि अगर कोई बॉय रोता है तो उसको बोला जाता है कि लड़कियों की तरह रोना बंद कर, तो ये चीज़ें गलत हैं एक तरीके से। तो ये जो है ना क्रिएटिविटी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हेन वर्क एंड वेज ऑफ बीइंग आर असाइन्ड सिंपली बाय वर्चूज ऑफ बीइंग बोर्न अ मेल और फीमेल, इट इज कॉल्ड अ जेंडर रोल। मैन हैव ट्रेडिशनल बीन द ब्रेड विनर्स, कर्ता और अ डूअर्स, व्हेन हुज रोल वॉज गो आउट एंड अर्न द लिवलीवुड्स एंड मनी। Women's have been assigned to the role of the nurture, the person who cooks, keeps the house clean, washes clothes, bears and rears children। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एज अ मेल ना कुछ वर्क डिफाइन कर दिए जाते हैं कि जो मेल होता है घर का, जो पुरुष होता है, आदमी होता है, उसको कर्ता बोला जाता है। कर्ता मतलब कि सब कुछ करता धरता वही है, उनका काम है कि अर्निंग करना, घर चलाने के लिए पैसे वगैरह लेकर आना। वही जो फीमेल होती है उसको नर्चर माना जाता है। नर्चर का मतलब कि वो पालन पोषण करेगी, बच्चों को संभालेगी, उनका काम होता है बच्चे पैदा करो, घर की साफ सफाई करो, कपड़े धोवो, आदमी की ज़रूरतों का ख्याल रखो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं। और एक स्पेसिफिक रोल ना डिफाइन कर दिया जाता है। सोशलाइजेशन ऑफ गर्ल्स जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो दोनों का ना एक रोल डिफाइन कर दिया जाता है। गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप एंड टेक केयर ऑफ होम एंड देयर चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय एन एम्फेसाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज दे आर सपोज टू डू एज अ ग्रोन अप वुमेन। और जो फीमेल्स होती है ना, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उनको बचपन से ना ये काम सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। वहीं पे उनको जो टॉयज होते हैं ना वो भी ऐसे दिए जाते हैं कि अगर एक बच्ची है ना, फीमेल है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसको किचन सेट ला के दे दिया, ऐसी चीज़ें उनको डॉल्स वगैरह दी जाती है कि वो उन्हीं से खेलें, उन्हीं से बढ़ाऊं, क्योंकि उनको बाद में यही चीज़ें करनी है, उनको घर ही संभालना है, यही सब चीज़ें दी जाती हैं। और जो बॉयज़ होते हैं उनको कैसे टॉयज़ दिए जाते हैं, गन्स दे दी, फाइटर्स जेट दे दिए, और या फिर बाइक्स वगैरह दे दी जाती है। तो मतलब जो टॉयज़ होते हैं ना, इनका भी डिवीजन होता है कि इस तरीके से उनको दी जाती है। इसके अलावा जो गर्ल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, मदर की कुकिंग में हेल्प करना, क्लीनिंग, वॉशिंग, या फिर जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं घर के और छोटे होते हैं, उनको संभालना, वाटर लेकर आना, या जो सर्विंग करना, अदर्स लोगों को खाना वगैरह सर्व करना। घर पे गेस्ट आए हैं तो आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, आप 2 जने हैं, ब्रदर सिस्टर, तो आपके भाई को बोला जाएगा कि वो उनके पास में बैठे, लेकिन आपको बोला जाएगा कि आप अपनी मदर की हेल्प करो, सर्विंग में हेल्प करो। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये एज अ बॉय और गर्ल ये चीज़ों को डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, एक रोल होता है। तो ये चीज़ आती है आपकी जेंडर सोशलाइजेशन में और जेंडर रोल में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चेंज इन जेंडर रोल्स। अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सोसाइटीज़ चेंज हो रही हैं, तो जो जेंडर सोशलाइजेशन है ना वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना हद तक चेंज हो रहा है। जैसे कि जो टाइम ऑफ स्ट्रगल था, जो फ्रीडम टाइम था, तो वहाँ पे विमेंस ने ना काफ़ी एक्टिव पार्ट लिया। जो लीडर्स थी, कुछ हमारी फेमस लीडर्स है जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले, इन्होंने सोशल जो फ्रीडम थी उसके लिए बहुत लड़ाई झगड़ा करा, बहुत लड़े ये लोग हमारे लिए। प्लस जो सती प्रथा थी, जिसमें जो विडोज होती थी, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद में जो औरतें थी उनको जला दिया जाता था, तो इस चीज़ के अगेंस्ट, या फिर जो चाइल्ड मैरिज है, तो ये स्टार्टिंग से ही हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि ऐसे बहुत से रेवोल्यूशंस हुए थे, बहुत सी औरतों ने ऐसे आगे बढ़ के स्टेप्स लिए थे। इवन जो ये आंदोलन से चिपको आंदोलन है, ऐसे जो रायट्स वगैरह हुए थे, ये सब में भी औरतों का काफ़ी मेजर रोल था। और इसके बाद में कुछ रिलीजियस लीडर्स जैसे कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद फॉट फॉर एजुकेशन, और कुछ ऐसे जो लीडर्स थे, इन्होंने जो फीमेल्स हैं उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत फाइट करी कि पढ़ना चाहिए। इवन डॉक्टर जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उन्होंने भी विमेंस को ऐसे लिबर्टी मिलनी चाहिए, राइट टू वोट का इक्वलिटी, ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, उनके राइट्स के लिए लड़ा गया। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपको देखने को मिला होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत से लोगों ने आजकल पढ़ना स्टार्ट किया, और इवन आज की डेट में तो ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो फीमेल्स हैं हर एक सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें ना काफ़ी टाइम के साथ में चेंजेस हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, तो काफ़ी हद तक इसमें चेंजेस भी आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंसस डाटा दे रखा है 2011 का, जो कि ओवरऑल सेक्स रेशो शो करता है, जो कि जितनी भी हेल्दी स्टेट्स है वहाँ पे। तो सेक्स रेशो बेसिकली क्या होता है, एक प्रोपोर्शन होता है मैन और वीमेन का इन द रीजन, स्टेट और कंट्री और स्टेट और रीजन में मैन और वीमेन का एक रेशो होता है कि कितने परसेंट मैन पे कितनी परसेंट वीमेन्स है। तो ये चीज़ सेक्स रेशो में शो होती है। और इसके लिए आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करती है, क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको बर्थ से पहले ही मार देते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं दिए जाते, गर्ल चाइल्ड के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिए जाते। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इनिशिएटिव स्टार्ट करती है कि गर्ल्स के लिए ये चीज़ें जो है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इन सब पे वर्क करना,
प्लस उनके लिए न्यूट्रिशंस अच्छा, हेल्थ काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जो ग्रोइंग गर्ल्स होती हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, जो भी क्राइम्स होते हैं जैसे जो ग्रोइंग गर्ल्स होती हैं उनके प्रोटेक्शन करना, क्राइम जैसे कि मोलेस्टेशन हो गया, रेप हो गया, वायलेंस हो गया, घर में कुछ हस्बैंड से पिटाई वगैरह, ये सब चीज़ों से ना वुमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव स्टार्ट करिए। इवन वुमेंस को भी काफ़ी हद तक ये चीज़ समझाई जाती है कि ये चीज़ों पे उनको वर्क करना, और ये सिर्फ तभी है कि जब एजुकेशन अवेयरनेस स्प्रेड होती है। जो वुमेंस की जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है, क्योंकि जब एक विमेन पढ़ती है ना तो वो पूरी फैमिली को पढ़ाती है, लेकिन जब एक मेल पढ़ता है तो वो सिर्फ खुद अपने अकॉर्डिंग पढ़ पाता है। इसके अलावा जो विमेन्स है उनको काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट किया गया था। उसके अलावा उनको जो उनकी इंडिपेंडेंट है उनको भी बहुत हद तक रोका जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझा रखी है। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यू मे वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, कि कोई एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है, हैव द पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस फॉर इट। तो IAS ऑफिसर के लिए पर्सनैलिटी प्लस इंटेलिजेंस दोनों ही चीज़ें चाहिए होती है। और अगर आप ऐसे रीजन में बॉर्न होते हैं जहाँ पे और लड़कियों को स्कूल ही नहीं जाने दिया जाता, तो आप क्या करोगे? आप इस पे थॉट्स लिख सकते हो और आप इसके बारे में थोड़े से अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ है, उसको स्प्रेड कर सकते हैं कि आप वहाँ पे क्या करेंगे। और दो तरीके से इस क्वेश्चन को देखना कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। सेकेंड थिंग इज कि अगर ये चीज़ होगी नहीं, कि मतलब गर्ल्स को इतनी इंडिपेंडेंट नहीं दी जाएगी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक IAS ऑफिसर या जो हमारी प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है वहाँ पे एक फीमेल हो। तो ये चीज़ें आपको इसमें बतानी हैं। All across the country, there is an increased focus on girls' education, even though there have been improvements, so much more needs to be done। मतलब बहुत सी जगह पे तो ये इम्प्रूवमेंट गर्ल्स की जो एजुकेशन है, इंडिपेंडेंट है, उस पर काफ़ी देखने को मिला है, और जितना मिला है उससे ज़्यादा अभी और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। इवन जो गर्ल्स है वर्क एट होम, जो अपने घर पे काम करती हैं, जैसे कपड़े वगैरह धोना, वॉशिंग, घर की साफ़ सफाई करना, और अपने फैमिली के साथ साथ स्टडी को भी वो काफ़ी हद तक वर्क फोकस कर पाती है। तो दोनों ही चीज़ों को काफ़ी हद तक वो फोकस कर पाती हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स होते हैं उनके पास में वर्क फोर्स पे या जो वर्क प्लेस होते हैं उनके पास पे वहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। अगर उनकी जॉब होती है तो आफ्टर मैरिज उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, वर्क प्लेस पे मॉलेस्टेशन होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इवन सेक्शुअल हैरेसमेंट भी कई जगह पे आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए काफ़ी हद तक आपको ऐसा कॉम्पिटिशन दिखता है। इसके अलावा पहले ऐसा था कि जो एज थी ना, छोटी एज में ही बच्चों की शादियां हो जाती थी, लेकिन अभी क्या है, एज कर दिए 18 ईयर्स। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, जो विमेंस होती हैं वो प्रिपेयर हो जाए फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकल, हर तरीके से उसको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, बेबी के बाद में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो फैमिली की ध्यान रखना और घर को संभालने, इन सब के लिए एक एज की ज़रूरत होती है, मेच्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। However, we still have a long way to go in terms of decision making by women. Many women postpone to go to hospitals. Even ये चीज़ आपने अपनी फैमिलीज़ में अपनी मदर के साथ में स्पेशली देखा होगा, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर देती है। उनको लगता है क्यों पैसे वेस्ट करना, बच्चों के काम आ जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें जो सिर्फ माइंडसेट से फीमेल्स का देखने को मिल सकता है। मेल्स में ये चीज़ आपको बहुत रेयरली देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझा रखिए। नेक्स्ट बता रखा है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड सोशल चेंजेस। तो इसमें क्या चीज़ आपके पास में है, जैसे कि कोई भी एक आइडेंटिटी है, कोई कैटेगरी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे ना आपकी एक फिक्स्ड हो जाता है कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो मतलब आप ये चीज़ करेंगे। अगर आप उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग कर देते हैं ना तो लोगों को थोड़ी हैरानी हो जाती है। मानिए कोई गांव साइड से इंसान है और उस आप गांव का छोड़िए, आप एक रिक्शा पुलर को देखिए तो आपने देखा एक माइंडसेट होता है, रिक्शा पुलर है मतलब कम पढ़ा लिखा है, उसे आप कुछ भी बोलो तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो ऐसा माइंडसेट हो जाता है। लेकिन अगर वही रिक्शे वाले आपसे इंग्लिश में बात करने लग जाए तो आप एकदम चुप हो जाएंगे कि ये इसने कैसे बोल दिया। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों की ड्रेसिंग, उनके चलने फिरने के तरीके से या वो जैसे दिखते हैं उससे हम उनकी ना पर्सनैलिटी का आइडिया लगाने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब हमें शॉकिंग होता है कि जब हम उनका जो हम बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो उनका आइडेंटिटी, जो उनका कैरेक्टर हम एक्सपेक्ट करें ना, उसके अलावा हमें कुछ नया देखने को मिले तो हम काफ़ी हद तक सरप्राइज हो जाते हैं। ये चीज़ आपको बता रखी है। वी मीट अ पर्सन फ्रॉम अ रूरल कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया एंड आर हैप्पीली सरप्राइज व्हेन इट पर्सन स्पीक्स विद अस इन इंग्लिश एंड दैट टू अबाउट अ टेक्निकल सब्जेक्ट से न्यूट्रिशंस फ्रॉम ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे एक इंसान से वो मिले तो उन्होंने देखा कि वो गाँव से बिलोंग करता है, लेकिन वो सरप्राइज कब हुए, जब उसने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया। प्लस कुछ जो टेक्निकल सब्जेक्ट भी होता है ना, न्यूट्रिशन साइंस वगैरह, तो इससे रिलेटेड उन्होंने बात करी। तो अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सरप्राइज होने वाली बात क्या है? क्या वो नहीं बोल सकते? बोल सकते थे,
लेकिन सरप्राइज़ होने वाली बात ये थी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते ना और उससे अलग हो जाता है तो हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वी आर सरप्राइज बिकॉज वी नेवर थॉट दैट पर्सन फ्रॉम अ रूरल कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया कैन स्पीक इंग्लिश एंड टॉक ऑथोरेटिवली अबाउट द न्यूट्रिशन कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो यहाँ पे सरप्राइजिंग क्या था कि एक तो उम्मीद नहीं थी कि वो इंग्लिश बोल पाएंगे, और इंग्लिश तो बोली, उसके बाद में वो जो कॉम्पोनेंट्स है या जो न्यूट्रिशंस है उनसे या जो टेक्निकल टर्म्स है उनको इतने अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आके क्या चीज़ हुई, कहीं ना कहीं सरप्राइज हो गया। इसके अलावा साइकोलॉजी सेज दैट ह्यूमन साइकी डेवलप्स अ स्टीरियोटाइप से अबाउट व्हाट अ रूरल पर्सन फ्रॉम इंडिया इज लाइक। तो हमारा ना हर एक किसी के लिए एक माइंड सेट हो जाता है, अजेप्शंस हो जाते हैं, कुछ इंप्रेशंस होते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। मतलब कि आपको लगता है कि गांव के लोग हैं वो इलिटरेट है, कांट स्पीक इंग्लिश और डू नॉट हैव नॉलेज ऑन न्यूट्रिशंस। तो अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल कुछ अलग करते हैं तो ऑब्वियसली वो सरप्राइजिंग और शॉकिंग होता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रखी है। इसके अलावा we routinely interact with people without examining our stereotype about caste, religions or race. We assume wrongly, for example, that certain people are unclean because they belong to a certain communities. This is a grave injustice. We assume that certain peoples are violent because they belong to a certain communities. तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी को आप गंदा देखते हैं, कपड़े गंदे से पहने हुए हैं, हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रखा है, यूं ही चल रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये यूं ही है, ऐसा ही है, बहुत छोटा है, इंसान है, पैसा नहीं है, गरीब है या फिर शराबी है, इस टाइप से आप जज करते हैं। तो ये क्या होता है, माइंड सेट के ऊपर होता है। जैसे यूजुअली गलती हमारी भी नहीं होती, हमने वो चीज़ देख के ही हम बड़े हुए होते हैं। मानिए कोई इंसान रोड पे पड़ा हुआ है तो हम उसको देख के क्या सोचेंगे, शराबी है, पी के पड़ा होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे बहुत भूख लगी, उसको कुछ खाने को बहुत टाइम से मिला नहीं, जिसकी वजह से वो होश में नहीं है और इस वजह से वो वहाँ पे गिरे हुए हों। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है स्टीरियोटाइप में कि क्या चीज़ आप ऑब्जर्व करें और क्या एक्चुअल में है। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है, सिमिलरली वी हैव अ सेवरल अनएग्जामिन्ड जेंडर स्टीरियोटाइप इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल देयर इज अ एजेप्शन दैट वुमेन्स कैन नॉट रीड और अंडरस्टैंड साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे बता रखा है जैसे वुमेन्स की ड्राइविंग स्किल्स पे तो हमेशा से ही बहुत सारे ऐसे ना जोक्स वगैरह बनते रहते हैं कि ये चीज़ होती है कि उनके लिए बेटर ये है कि वो किचन में जाएँ, जो बॉयज़ हैं वो चीज़ कर लेंगे, ये सब चीज़ें। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें आपके स्टीरियोटाइप में आती है। इसके अलावा कुछ इंप्रेशंस होते हैं, एजेप्शंस होते हैं किसी भी इंसान को लेके, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके। With these pre-assumptions or prejudices, not only crime against women are increasing, but our day-to-day interaction with women on just to them and ourselves as a human being. For instance, beating a woman, physically torture, और इसके अलावा devaluing her, diminishing her as a human as is a bad enough. तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलती हैं कि लोग ये इस तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ जो सेक्सुअल और जो रोमांटिक अटेंशन होता है, जब विमेन कहती है नो तो उसका मतलब नो होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों ने ना ये जैसे स्टाइल मारने के चक्कर में कि लड़की की ना में ही हाँ है टाइप्स ऑफ, तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसे चीज़ें आपको मैसिव तरीके से देखने को मिलती हैं। अगर आफ्टर मैरिज अगर फीमेल मना करती है तो ये होता है कि नहीं वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, वो यस वो नो बोले चाहे यस, तो चॉइस हस्बैंड की चलेगी। तो इस वजह से काफ़ी हद तक जो मोलेस्टेशन है ना ये बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। सिमिलरली और जैसे मेंस के लिए क्या होता है, वी अज्यूम स्ट्रॉन्ग और बोल्ड नेवर फील फियर। मतलब हमें लगता है कि जो मैन होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, बोल्ड होंगे, कभी वो डर नहीं सकते, उनको डर भी लगता है तो वो दिखा नहीं सकते सोसाइटी को, क्योंकि लोग हंसेंगे कि उसे डर लग रहा है क्योंकि वो आदमी होते हुए डर गया। तो ये चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि फियर क्या है, एक यूनिवर्सल इमोशन है, मैन विल फील सो। तो मैन विमेन ये कोई किसी को भी फील हो सकता है, कोई भी डर सकता है। सो वी अज्यूम दैट मैन कैन नॉट कुक और वी क्लमसी इन द किचन, बट इन होटल्स जैसे कि ये माइंडसेट होता है स्पेशली विलेजेस एरिया में कि ये जो आदमी है वो कभी खाना वाना नहीं बना सकता है, उसके लिए नहीं बना है। वहीं पे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि बड़े बड़े जो होटल्स वगैरह होते हैं, केटरिंग होती है, वहाँ पे आप देखेंगे जो मैन होते हैं वही कुकिंग करते हैं, वो बहुत फेमस कुक्स होते हैं, यूजुअली मैन ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी है। तो इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। नाउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।